चलो हम क्लास के बाद को मैं देख लूंगा कि कैसे चल रहा है। सही है जी, तो हम लोग बात कर रहे थे आपके जावास्क्रिप्ट की। ये ज्यादा अंधेरे में ना सो जाते हैं लोग। हाँ, ये जीरो साइज हो गई। वही कर रहा हूँ। अच्छा, तो जस्ट 3 लोगों ने असाइनमेंट दिए, 8 बच्चे जो पीछे अभी हैं और उन्होंने असाइनमेंट दिया ही नहीं है। अब देखिए, प्रॉब्लम यही है कि मैं दोबारा कहता हूँ कि भाई आप प्रैक्टिस नहीं करोगे कुछ भी नहीं होगा। अभी तो मजा आएगा उन बच्चों का जो लास्ट क्लास में भी 2 जिनके असाइनमेंट्स नहीं थे। कुछ यहाँ पे थे बच्चे। ये किसका है? अरबाज। अच्छा अच्छा, देखिए आपने काम अच्छा किया है। फिल्टर का आपने इस असाइनमेंट के लिहाज से अपने काम परफेक्ट किया है। लेकिन यहाँ पे जो एक आपको एक एडवाइस है कि मैं समझ रहा हूँ कि आपने करने की कोशिश की है कि एक तो ड्रॉप वाले आए और दूसरा यूआई यूएक्स डिजाइन वाले आए, तो उसके लिए आपने 2 दफा फिल्टर इस्तेमाल कर लिया है। लेकिन यहाँ पर आप ना एक लॉजिकल ऑपरेटर भी इस्तेमाल कर सकते थे, एंड। तो ये आपका 2 फिल्टर नहीं चलता। सही है। हाँ, ये इवन आज ही मैं कोई काम कर रहा था उसमें ये चीज मुझे दिखी थी। हाँ, इसको थोड़ी देर बना लेते हैं क्योंकि अच्छा यूज केस है कि हम अगर आते हैं कॉन्सोल में, तो बेसिकली आपने ये किया हुआ है ना, आपने कंडीशन ये बनाई हुई है, फिल्टर की कंडीशन आपने बनाई है। अगर आपको इसके अलावा दूसरी कंडीशन चाहिए ना, तो आप एंड कर लें या ऑल कर लें, जो भी आपको कंडीशन चाहिए। तो उसके हिसाब से आप एंड का मतलब है कि दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। ये बात सबको पता है। तो दोनों कंडीशन ट्रू हो जाएंगी, तो उसमें आपने बस सिंपली करना यह है कि इसको कॉपी पेस्ट कर देना उस तरफ, और यहाँ पे आपने कंडीशन बदल देनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बोल देता हूँ फाइनेंशियल अंडरस्कोर स्टेटस शुड बी यस। सही है। अब मेरे पास 2 कंडीशंस हैं, मल्टीपल, लेकिन मुझे एक ही फिल्टर चाहिए। सही है, फिल्टर अब एक ही चलेगा, लेकिन आपके पास कंडीशन मल्टीपल है। अब आप इसको और आगे ले जा सकते हैं, एंड करके एक और कंडीशन लगा दें, और करके और कंडीशन लगा दें। अब और एंड का मतलब आप सबको पता है कि एंड कब लगना चाहिए और कब लगना चाहिए। अब आपके केस में एंड लगेगा क्योंकि आप चाहते थे कि दोनों कंडीशंस लाजमी लगे। सही है, बाकी वरना आपका काम अच्छा है। ये ड्राफ्ट में दिखा रहा है। उसके बाद अली साहब, तो आपने क्या किया है? जनाब, ये आप क्या करना चाह रहे थे? यही फाइल है, दूसरी फाइल है? अच्छा, ये वाला है, सॉरी मैं थोड़ा नीचे चला गया था। अब देखिए, इन्होंने भी सेम काम किया है। अब वो मजे की बात है, काम सही है।
मैं ये नहीं कह सकता कि काम गलत है, लेकिन इसमें दो चीजें हैं कि आपने ये जो एक्सेस करने की कोशिश की है, ये दिख रहा है सबको, ये फुल स्क्रीन नहीं हो सकता F11। तो आपने ये जो काम करने की कोशिश की है ना, अब ये एक्सेस हो जाता है, ठीक है, लेकिन ये जो कन्वेंशन है ना, ये कन्वेंशन पाइथन की है। आप ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर रहे हो, या तो ये आप एरे का सिंटैक्स कह लो, या आप ये पाइथन का सिंटैक्स कह लो, दोनों एक ही हैं। तो जब आप जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट को अगर आप एक्सेस करना चाह रहे थे, तो जैसे अरबाज ने किया था आइटम डॉट सिटी, तो आपको डॉट लगाना है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में डॉट किसी पहचान है, ऑब्जेक्ट की। वो मैंने, हो सकता है पाइथन मेरे दिमाग में चल गई हो तो मैंने कर दिया, चल जाता है, क्योंकि ES6 दोनों को सपोर्ट करता है। ये बेसिकली वही सीन है कि यहाँ पर ये चल जाता है, लेकिन ये कन्वेंशन आई है ES6 में, यानी जावास्क्रिप्ट 6 जो लेटेस्ट वर्जन है उसमें है। अब तो ऐसे सोचेंगे, अगर आपके पास ऐसी डिवाइस में आपकी एप्लीकेशन चल रही है जो ES6 को सपोर्ट नहीं करती, ES5 को करती है, तो उस पर ये ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि ES5 इसको सपोर्ट नहीं करता। ES6 में उसने बोला कि चलो ये पाइथन वाली जो आपका एक तरीकेकार है ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी निकालना, उन्होंने सपोर्ट दिए। वालेकुम अस्सलाम, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। ठीक है, तो मेजर चीज यही है कि आपने काम सही किया है, लेकिन अगेन मैं, मुझे ये चीज दिख रही है कि आपने अलग अलग कंडीशन लगाने की कोशिश की है, और आपके लिए भी सेम एडवाइस है कि अगर आपको मल्टीपल कंडीशन चाहिए तो आप एंड 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 करके लगा सकते हैं, ठीक है, वरना जो आपने इस असाइनमेंट का काम था वो सही कर दिया है, तो आपको नंबर तो पूरे ही मिलेंगे। सही है, इसके बाद हमारे पास कौन है? फरहान इकबाल। अच्छा, फरहान साहब नहीं है, यानी 12 बच्चे हैं टोटल। क्योंकि एवेल्युएट करना है, वरना हम लोग ये करेंगे कि हम सिर्फ जिन बच्चों को रिएक्ट सीखनी है उनको आपके बैच के साथ 10-15 को एडअप कर लेंगे, ताकि वो क्लास एक एक्सपेंड हो जाए, क्योंकि ज्यादा क्लास होती है, ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, आपको ज्यादा समझ आता है। क्लास छोटी होने लगती है तो क्वेश्चंस नहीं आते, आपको भी समझ में नहीं आता। जाहिर सी बात है, मैं भी हर बात तो नहीं बता पाऊंगा ना कोई चीज मेरे दिमाग से निकल जाएगी। तो जब क्वेश्चन आते हैं तो आप ऑटोमेटिकली जब आप दे देते हो, तो आपको हो सकता है आपके दिमाग में भी वो क्वेश्चन हो, लेकिन आप बोल ना पाए, तो उसका आंसर आ जाता है। अब ये जो फरहान इकबाल साहब है, इन्होंने किया है, इन्होंने भी कन्वेंशन वही इस्तेमाल की है जो आपने इस्तेमाल की थी, सही है, लेकिन अब वो है नहीं, वरना हम उनको ये बात समझाते हैं, लेकिन उन्होंने काम सही किया है तो उनको भी नंबर पूरे ही होंगे। अच्छा, सही है। इसके अलावा हमारे पास ये वाला असाइनमेंट, अच्छा जो अब बाकी बच्चे हैं उनका क्या होगा? हमारे पेपर चल रहे हैं, इसको थोड़ा गौर से, इसको सही से करें। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये अभी आज ही ऑफिस में एक हम काम कर रहे थे, तो ये फिल्टर वाली प्रॉपर्टी हमने इस्तेमाल की है। तो ये एक्चुअली इस्तेमाल होता है, ऐसी चीज नहीं है कि ये नहीं होती, ये इस्तेमाल होती है, क्योंकि डॉट मैप, डॉट फिल्टर, और तीसरा कौन सा रहेगा, रिड्यूस। तो ये जो 3 प्रॉपर्टीज हैं ये रिएक्ट में इस्तेमाल होती हैं, और बहुत होती हैं। इस वजह से मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि इनका इस्तेमाल लाजमी सीखें। इसके अलावा हमने ये आपको असाइनमेंट दिया था, ये फिल्टर मेथड, और उसके बाद ये तो मटेरियल है, न्यू असाइनमेंट लॉजिक बिल्डिंग। तो अली साहब, पिछली बार उन्होंने नहीं दिया था, इस दफा उन्होंने दे दिया है। अच्छा, असाइनमेंट था क्या? ये वो नहीं है, रिमूव ऑल स्पेसेस एंड स्ट्रिंग, लेकिन इसके 2 पार्ट थे, पार्ट ए और पार्ट बी। आपने रेगुलर एक्सप्रेशन यूज कर लिए।
अच्छा, इन्होंने जो चीज इस्तेमाल की है इसको हम लोग कहते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन। अब रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होती है? रेगुलर एक्सप्रेशन ये चीज होती है कि हमारे पास कुछ सिंबल्स होते हैं जो हमारा पूरे एक स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये जो मैं बात कही है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको स्ट्रिंग में से कोई चीज निकालनी है, तो हमारे पास एक पूरी अलग जबान है, जैसे HTML एक जबान है, CSS एक जबान है, इसी तरीके से हम उसको कहते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन। मजे की बात है, रेगुलर एक्सप्रेशन हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, आप पाइथन करें, जावास्क्रिप्ट पढ़ें, जावा पढ़ें, C++ पढ़ें, सब में आपको क्या मिलेगी? रेगुलर एक्सप्रेशन, क्योंकि सब में यूज होती है। तकरीबन सबका जो वो आपका सिंटैक्स है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन जो रेगुलर एक्सप्रेशन खुद जो लैंग्वेज है वो सेम है, उसको लिखने का तरीका भी सेम है, सब में एक ही है। अब आप एक का उसका पूरा सिंबल उठा के दूसरे में यूज करेंगे, चल जाएगा। अब रेगुलर एक्सप्रेशन क्यों यूज होती है? अब जैसे कि आप कहते हो कि मेरी स्ट्रिंग में से मुझे वो वर्ड लाके दो जो अखलाक के बाद लिखा हो, मतलब एक बड़ी सी टेक्स्ट है, एक ऐसे लिखा हुआ है बहुत बड़ा। अब आप कहते हो कि जब भी अखलाक आए उसके बाद वाला जो लफ्ज हो ना वो उठा के लाओ। समझ रहे हैं? थोड़ी सी अजीब से कॉम्प्लिकेटेड सा इसका ना लॉजिक है, लेकिन रेगुलर एक्सप्रेशन इसको बहुत आसानी से कर जाता है। क्यों? क्योंकि वो एक जबान है जो स्ट्रिंग में सर्च करने के लिए इस्तेमाल होती है। बेसिकली उसका मेन मकसद ही यही है। उसका सबसे पॉपुलर मकसद जो कि आपने खुद देखा है, उसका इस्तेमाल आपने देखा है, वो है आपका ईमेल वैलिडेटर। इनपुट टाइप ईमेल आप सबने देखा था। अब जब इनपुट टाइप ईमेल लिखते हैं तो पता है होता क्या है? इसके पीछे एक रेगुलर एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। वो क्या चेक करता है कि अब ईमेल का कुछ एक सिंटैक्स है, पहले ABCD कुछ भी होगा, @ होगा, उस कंपनी का नाम होगा, जीमेल, हॉटमेल, याहू जो भी है, उसके बाद क्या होगा? .com, .net, .provider कुछ भी। सही है? तो अब ये जो सारा सीक्वेंस है ये किसमें लिखा हुआ होता है? रेगुलर एक्सप्रेशन। अब रेगुलर एक्सप्रेशन की खास बात ये कि वो .com को नहीं देखता, वो देखता है कि डॉट आ रहा है, उसके बाद कॉम, नेट जो भी आ रहा है, वो देख रहा है @ आ रहा है, उसके बाद एक कंपनी का नाम आ रहा है, तो ये देख रहा है कि 2 दफा को @ नहीं आ रहे। सही है? और जो इलीगल कैरेक्टर्स हैं वो तो नहीं आ रहे, मतलब जो ईमेल एड्रेस में नहीं होने चाहिए। तो ये सब कौन चेक कर रहा है? रेगुलर एक्सप्रेशन। तो इन्होंने जो चीज इस्तेमाल की है बेसिकली स्पेस का रेगुलर एक्सप्रेशन है। तो इन्होंने सिंपल ये किया है कि इन्होंने कहा है कि जहां जहां स्पेस दिखे उसको रिप्लेस कर दो किस चीज से? एम्प्टी स्ट्रिंग से। सही है? लॉजिक बिल्कुल सही है, कहीं से छापा है तो भी मुझे मसला नहीं है, उसने देखा है। सही है। और दूसरा है कि ये आई थिंक बहुत आसान सा मैंने काम दिया था कि भाई इसको रिवर्स करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। सही है? ये दूसरा काम दिया था, मुझे लगता है आप में से काफी बच्चों को तो याद भी नहीं होगा। हाँ, उस पर आते हैं। तो मैंने कहा था कि इसमें करना यह है कि इसको किसमें करना है? डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है? लेकिन मैंने बोला था कि चैलेंज ये है कि विदाउट सॉर्ट मेथड। ये सही है जी? तो यहाँ पर तो आपकी टेक्निक चल गई, लेकिन ये टेक्निक जो है ना ये थोड़ी फेल है। फेल मतलब काम सही ही है, काम का रिजल्ट सही है, लेकिन मेथड मैंने बताया हुआ था, मैंने एक्सप्लिसिटली बताया हुआ था कि आप एक फंक्शन बनाएंगे, वो फंक्शन को आप एरे देंगे, वो फंक्शन उसको कन्वर्ट करेगा विदाउट सॉर्ट मेथड। सही है? अब ये अगेन आप इस पर सोचेंगे ये कैसे मुमकिन है? किसी के दिमाग में कोई आइडिया है ये कैसे मुमकिन है, कैसे हो सकता है? आपने किया क्या? तो आपको आधे नंबर मिलते हैं, क्योंकि नहीं होता ये है कि जो चीज मेन थी वो आपने उसको नहीं पकड़ा ना, जब वो चीज नहीं पकड़ी तो काम नहीं हुआ। अच्छा, ये जो मिसिंग वाले बच्चे हैं कौन कौन है? अजीज, अब्दुल्ला हसन, फरहान इकबाल, और ये कौन है? ये हाफिज मोहम्मद तारिक। हाफिज साहब आपने भी नहीं किया? आपने अपलोड नहीं किया है? इसको जरा दोबारा कर दें, ये आपका टर्न इन नहीं आ रहा है। उस पर लिखा हुआ होगा नीचे टर्न इन, उस टर्न इन को क्लिक कीजिएगा, वरना वो मेरे पास आता नहीं है। उसके बाद है हमारे मुनीर खान साहब। ये कौन है? आपने भी पार्ट ए पार्ट भी अलग अलग किया है।
इसमें देखते हैं आपने क्या किया है। अच्छा, इन्होंने दो चीजें आपस में लगाई हैं। लॉजिक अच्छी है, गुड लॉजिक। किसी को समझ आ रहा है क्या किया है? इन्होंने एक वेरिएबल बनाया है, जिस वेरिएबल में क्या है, स्ट्रिंग है। एक एम्प्टी स्ट्रिंग है, लेकिन ये एम्प्टी नहीं है, इसके अंदर एक स्पेस है। सही है। यहाँ पर उन्होंने क्या किया, एक वाइल लूप चलाया है। वाइल लूप कब तक चलेगा? जब तक इस स्ट्रिंग की पूरे की लेंथ कंप्लीट नहीं होती। सही है। उसके बाद उन्होंने एक इफ स्टेटमेंट लगाई हुई है। अब इफ स्टेटमेंट क्या चेक कर रहा है कि आप जिस इंडेक्स नंबर पे खड़े हुए हो, क्योंकि लूप चल रहा है, लूप अब लूप हर कैरेक्टर पे चलेगा, यानी 0 इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर है, 1 इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर है, ये चेक कर रहा है कि ये जो जिस इंडेक्स पे मैं खड़ा हूं, क्या वो इंडेक्स स्पेस है। सही है। ये इन्होंने इस्तेमाल किया नॉट इक्वल, इट शुड बी नॉट इक्वल। सही है। अगर ये इक्वल नहीं है तो क्या कर दो, न्यू स्ट्रिंग में ये वाला जो कैरेक्टर है ऐड कर दो। सही है। मतलब इन्होंने एक नया वेरिएबल बनाया कि इस वेरिएबल में अब ये ऐड करते जाओ। इसका मतलब है कि अगर वो स्पेस हुई तो एल्स इन्होंने कुछ नहीं लिखा। तो एल्स नहीं लिखा तो बेसिकली होगा क्या कि वो डिस्कार्ड हो जाएगा। सही है। इन्होंने ये नहीं बताया कि जब स्पेस आ जाए तो क्या करो, कुछ भी नहीं करो। तो वो कंप्यूटर क्या करेगा, उस स्पेस को डिस्कार्ड कर देगा, फेंक देगा, बोलेगा हम इन्होंने मुझे बताया नहीं इसका क्या करना है। तो उसने कुछ भी नहीं किया। लेकिन फिर दोबारा से चलेगा, फर्स्ट में उसको एन एन मिला, तो वो एक न्यू वेरिएबल में इसको अपेंड करा देगा। फिर ए मिला, अपेंड करा देगा, एन पे अपेंड, ई पे अपेंड, लेकिन फिर स्पेस मिली, डिस्कार्ड। फिर आई मिला, फिर अपेंड। तो इन्होंने ये लॉजिक लगाई है। सही है। और अच्छी लॉजिक है। मुझे भी 3-4 मिनट लगे थोड़ी देर समझने में कि इसने किया क्या है। तो इसका मतलब लॉजिक आपकी बहुत अच्छी है। अब ये था प्योर फंक्शंस, लूप और इफ एल्स का इस्तेमाल। सही है। ये प्योर मतलब इन्होंने वनीला जावास्क्रिप्ट को इस्तेमाल किया और अपना जो इनका काम था उसको फुलफिल किया। अब इन्होंने क्या बनाया, कस्टम सॉर्ट फंक्शन। आपने सॉर्ट फंक्शन यूज किया है, मेथड। मैं लिखा था उसी दिन मैंने बोला था। हाँ, लेकिन कस्टम का मतलब ये है कि आपका खुद का कॉल बैक दिया है। इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने लगाया सॉर्ट है, सही है। हाँ, लेकिन इन्होंने एक, अब सॉर्ट किस तरीके से करना है वो इन्होंने कॉल बैक दिया है। सही है। ये अच्छा यूज केस है वैसे, कि सॉर्ट का जो फंक्शन है वो जरूरी नहीं कि आप उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएं। सॉर्ट का फंक्शन एक कॉल बैक भी रिसीव करता है कि आप अगर आप अपना एक कस्टम फंक्शन बनाना चाह रहे हैं, एक सॉर्ट आप करना चाहते हैं, लेकिन आपके खुद के कुछ रूल्स हैं, उसके मुताबिक आप उसको सॉर्ट करना चाहते हैं, तो आप उसको अपना एक कस्टम फंक्शन भी दे सकते हैं। अच्छा यूज केस है, लेकिन इनोवेटिव है, लेकिन आपने यूज फिर भी सॉर्ट ही किया है, लेकिन थोड़ा सा आपने इनोवेशन लगाया है, तो आप अली भाई से आगे निकल गए। इनको 70 बनते हैं।
नहीं है, कुछ इनोवेशन के 20 नंबर है, बाकी अगर आपके जो 30 नंबर इस बात के कटेंगे, सॉर्ट यूज ही नहीं करना। आप वो कर सकते हैं, उस पर वो दोबारा से ऑप्शन आता है फिर टर्न इन अगेन। लेकिन चलें, आपको और भी आगे इंशाल्लाह बहुत कुछ मिलेगा, आप टेंशन नहीं लो। तो अभी हम थोड़ा क्लास की तरफ आगे बढ़ते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि रोजाना की बुनियाद पे कुछ स्टूडेंट्स का जो ये ग्रेडिंग है वो हम क्लास के सामने करें, ताकि आप लोगों को जो बच्चे ढीले ढाले हैं उनको भी आइडिया हो कि भाई क्या हुआ था और कैसे हुआ। सही है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि जिन बच्चों ने असाइनमेंट नहीं दिया उनको छोड़ दिया जाएगा। सही है, इसका आपके पास पूरी एक रिपोर्ट बनती है। एंड ऑफ द डे जो टीचर होता है वो जाके ग्रेड्स में अगर आप जाएंगे तो आपके पास पूरा एक रिपोर्ट बनती है। सही है, कि अब जिसको खुद किस नंबर पे मार्क्स मिले, आप देखें इनके एक रिपोर्ट बन गई कि इनके 2 असाइनमेंट पे नंबर आ गए, तीसरे असाइनमेंट की मुझे अभी ग्रेडिंग करनी है। ठीक है, तो एंड ऑफ द डे मुझे गूगल क्लासरूम मुझे बताएगा कि इस बच्चे ने कैसा परफॉर्म किया है जावास्क्रिप्ट। ठीक है, नहीं मेरे मैंने अभी तक नहीं किया है, कुछ ही बच्चों को किया है। सही है, तो ग्रेडिंग हो जाएगी आप लोगों की, लेकिन पॉइंट ये है कि आपको सबमिट कराना है। और नीचे अगर आप देख रहे हैं तो नीचे ये भी लिखा हुआ आता है कि डन ले, क्योंकि बच्चों ने ऑन टाइम सबमिट कराया था। ये मसला नहीं है कि कुछ आप अगर सोच रहे हैं कि जो बच्चे टाइम पे करा रहे हैं वो तो पागल हुए, हम बाद में उनका देख के कर लेंगे। तो नीचे लिखा मुझे पता चलता है कि किसने लेट कराया, किसने जल्दी कराया। सही है, इससे भी आपकी ग्रेडिंग का फर्क पड़ता है, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि मैंने आपको पहले बताया था कि HTML, CSS, बूटस्ट्रैप ये सारी चीजें हैं ना, ये है खेलने खिलाने वाली चीजें। सही है, वो बच्चों की तरह नहीं होता ABCD EFG ये वो वाला है चक्कर है। तो जावास्क्रिप्ट वो प्रोग्रामिंग है। अब अगर उसमें आप सीरियस नहीं होंगे तो आपकी लॉजिक बिल्डिंग जीरो है। आपकी लॉजिक बिल्डिंग जीरो है, आप सर्वर साइड पे काम नहीं कर पाओगे। सही है, और मैं दोबारा कह रहा हूँ फ्रंट एंड से मार्केट भरी पड़ी है। जिस तरीके से मुर्गी के फार्म में मुर्गियां भागती रहती है ना, वैसे फ्रंट एंड डेवलपर आपको बाहर मिल जाएंगे, लेकिन बैक एंड डेवलपर ढूंढने से नहीं मिल रहा। अच्छा एक बैक एंड डेवलपर ढूंढने से नहीं मिल रहा। अभी मैं अपने ऑफिस में 2 लड़कों को खुद ट्रेन कर रहा हूँ बैक एंड पे, क्योंकि 2 हमने रखे, उनको दोनों को उनकी लॉजिक बिल्डिंग ऐसी थी कि मैंने बोला यार अल्लाह हाफिज। क्योंकि मसला बैक एंड पे सारे किस चीज का है, लॉजिक्स का। सही, अगर वो बंदा मेरे पास आ रहा है, सर ये फंक्शन समझ में नहीं आ रहा है कैसे लिखना है, तो वो मेरे किस काम का। उसी के लिए तो मैंने उससे रखा था कि मेरे सर से यही बल्ली उतरे कि भाई लॉजिक मुझे खुद बनानी है। तो जावास्क्रिप्ट में जो मेन चीज है, देखिए आप मेथड सीख जाएंगे, फंक्शन बनाना सीख जाएंगे, लेकिन आपको बेसिक्स याद नहीं होगी, आप लॉजिक नहीं बना पाएंगे। आप लॉजिक नहीं बना पाएंगे, आप सर्वर प्रोग्रामिंग फजूल, आप टाइम जाया करें। तो जो बच्चों ने असाइनमेंट नहीं दिया है उससे पता लग रहा है कि उन्होंने प्रैक्टिस सत्ताई तौर पे नहीं किया। आपके पास मजे की बात है कि कस्टम सॉर्ट फंक्शन जो है आपको गूगल पे मिल जाएंगे। आपको सिर्फ उनकी लॉजिक समझनी है, उन्होंने किस तरीके से वो लॉजिक बनाई है, और मैं यहाँ पे देख के आपको बता दूंगा कि आपने वो लॉजिक समझी है कि नहीं, या आपने डिट्टो बस कॉपी पेस्ट करके छाप दिया। सही है, किसी और का काम देख के उसको समझना भी एक आर्ट है। सही, तभी आपके पास जब फ्रीलांसिंग आप इंस्टॉल करेंगे तो आपको एक बात महसूस होगी कि प्री एग्जिस्टिंग कोड का जो काम होता है ना, वो ज्यादातर लोग उसको प्रपोजल नहीं देते, क्योंकि प्री एग्जिस्टिंग का मसला ये होता है कि आपको दूसरे का कोड पहले समझना है। आपको आधा घंटा 2 घंटे या पूरा दिन 2 दिन आपको सिर्फ इस काम पे लग जाएंगे कि अगले बंदे ने ये काम किया कैसे। ये भी एक आर्ट है कि आप कितना जल्दी किसी का कोड समझ जाते हैं, क्योंकि आपकी लिखी हुई चीज आपको समझ आएगी, बहुत अच्छे से आएगी, लेकिन मेरी लिखी हुई चीज को समझने में आपको 2 घंटे लगेंगे। हालांकि चीजें वो सबको आपको आती हैं जो मैंने इस्तेमाल की हुई, लेकिन आपको ये यार इसने क्या किया है, ब्रैकेट बनाया, इसने ये किया, इसने वो किया। आप समझने की कोशिश करोगे कि जब ये चीज बंदा ये लिख रहा था तब वो क्या सोच रहा था, समझ रहे। तो लेकिन ये आपके अंदर ये कब कैपेबिलिटी पैदा होती है, जब आप खुद लॉजिक बिल्डिंग करते हैं, जब आप खुद लॉजिक्स बनाते हैं। और जब आप लॉजिक्स खुद नहीं बनाएंगे तो आप स्क्रिप्ट नहीं बना सकते, आप एल्गोरिथम्स नहीं बना सकते, आप बैकएंड डेवलपर नहीं बन सकते। आपको पता है स्क्रिप्टिंग एंड ऑटोमेशन की पूरी बहुत बड़ी फील्ड है, और स्क्रिप्टिंग एंड ऑटोमेशन में क्या होता है कि आपको कहा जाता है कि मुझे एक फंक्शन बना के दे दो जो ये चीज रिसीव करेगा और ये चीज आउटपुट देगा। इसको हम क्या कहते हैं, एल्गोरिथम।
एक सर्टेन प्रोसेस है जो कुछ एक सर्टेन इनपुट देता है और सर्टेन आउटपुट देता है, यही तो एल्गोरिथम होता है। तो स्क्रिप्टिंग एंड ऑटोमेशन का भी बहुत काम है, लेकिन वो तब आप कर सकते हैं जब आपकी लॉजिक बिल्डिंग अच्छी हो। और मैं आपको बता रहा हूँ कि बैकएंड का बहुत डिमांड है, उसको चौड़ा भी बहुत होता है, क्योंकि उसको पता है कि ये काम उसके बगैर यहाँ पे और कोई नहीं कर पाएगा। और दूसरा, वो 2 घंटे लगाता है, फ्रंट एंड डेवलपर 8 घंटे लगाता है, लेकिन उसकी सैलरी ज्यादा है, क्योंकि वो जो 2 घंटे लगा रहा है ना, वो दिमाग से लगा रहा है। फ्रंट एंड वाला क्या कर रहा है, बूटस्ट्रैप का कार्ड ढूंढा, छापा, निकाला, कर दिया, खत्म। सही है। फिर वो कलर सेट कर रहा है, उसके बाउंड्री बना रहा है, ये पेंडिंग, वो पैडिंग सही कर रहा है, मार्जिन सही कर रहा है। ये सारा काम जो है ना, ये नेट पे पड़ा हुआ है। सही है। तभी आप में से कितने बच्चे हैं यहाँ पे जो सीएस वाले नहीं है, लेकिन यहाँ पर हो सकता है कि जो सीएस वाले बच्चे हैं उनसे भी कोई बूटस्ट्रैप अच्छी बंदा जानता है जो मैट्रिक का लड़का हो, समझ रहे। लेकिन लॉजिक बिल्डिंग एक ऐसा काम है कि वो हर कोई नहीं सीख पाता, लेकिन थोड़ी मेहनत लगे तो। ऐसी चीज नहीं है कि ये सीखी नहीं जा सकती, लेकिन इसमें थोड़ा सा तकलीफ होती है, जो पता है बहुत तकलीफ होती है कि आप सोचने लगोगे क्या होगा, कैसे होगा, बड़ी तकलीफ होती है। उसका सबसे इजी एग्जांपल है, आप गूगल पे जाएं, आप खोलें, लिखेंगे भाई ये वाला काम कैसे होता है। अब आपको मैंने सॉर्ट फंक्शन दिया है। सॉर्ट फंक्शन आपको पता है कि इंटरव्यू का सबसे बड़ा क्वेश्चन है, सबसे कॉमन क्वेश्चन है। वो आपको कहते हैं कि कस्टम सॉर्ट फंक्शन बनाओ किसी भी लैंग्वेज में। आपको पाइथन आती है, पाइथन बनाओ, जावा आती है, जावा में बनाओ, जावास्क्रिप्ट आती है, जावास्क्रिप्ट बनाओ। क्योंकि उनका मकसद होता है क्या, देखना कि आपकी लॉजिक बिल्डिंग कैसी है। उनका ये मकसद नहीं होता कि आपको लैंग्वेज कौन सी आती है, समझ रहे। अभी एआई का एक मेरे कलीग ने इंटरव्यू दिया, उसको बोला टिक टैक टो गेम बना। अब टिक टैक टो गेम किसमें बनाओ, नोटपैड में। लैंग्वेज अपनी मर्जी से चूज करो, तुम्हें पाइथन चाहिए, जावा चाहिए, जिसमें चाहिए तुम्हें बनाना है। किसमें बनाना है, नोटपैड में। क्योंकि उनको सिर्फ क्या देखना था, इसकी अप्रोच क्या है। अब टिक टैक टो का मतलब समझ रहे हैं कि वो नहीं होता है कि हम लोग यूं करके वो कॉपी पे एक पूरी ग्रिड बनाते हैं, फिर वो एक सर्कल करता है, एक एक्स करता है, एक सर्कल करता है, एक एक्स करता है। वो एक लाइन बनानी होती है, या तो डायगोनल हो या स्ट्रेट हो। अब ये काम वो प्योर प्रोग्रामिंग से उसको करने का कह रहा था, समझ रहे। ये इंटरव्यू था, और इंटरव्यू किस चीज का था, एक इंटरनेशनल कंपनी थी, सही है, $2000 महीना उसकी सैलरी थी, और वहां पे एआई इंजीनियर का काम था। और उससे सवाल क्या आ रहा है कि टिक टैक टो बनाओ किसी भी लैंग्वेज। तो ये लॉजिक बिल्डिंग की डिमांड है। उससे उसको ये नहीं पड़ी थी कि आपको कौन सी लैंग्वेज आती हैं, उसको ये नहीं पड़ी थी आपको कौन से टूल्स आते हैं, आपको क्या आते हैं, क्योंकि उसको पता है कि वो आप सीख लोगे, ज्यादा ज्यादा कितना 1 महीना लगा लोगे, लेकिन सीख लोगे। लेकिन जो लॉजिक बिल्डिंग है वो आपको एक्सपीरियंस और आपकी मेहनत से आती है। तो वो देख रहा था कि इससे जो ये 4 साल बोल रहा है कि मैंने ग्रेजुएशन में लगाए हैं, क्या इन 4 सालों में इसने लॉजिक बिल्डिंग सीखी है। उसको 10 मिनट दिए कि टिक टैक टो का चीज बना, और उस लड़के ने वो स्ट्रेट लाइन वाले बना लिया, डायगोनल पे वो फंस गया। तो वो उसको प्रेशर कर रहा था कि क्या हुआ, डायगोनल नहीं आ रहा, क्या पढ़ा है तुमने। तो वो कह रहा था कि वो स्ट्रेट मैंने बना लिया है, कि ये कंडीशन मैंने बना ली है कि अगर 3 एक लाइन में आ जाए, भले वो वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल हो, तो मतलब वो बंदा जीत गया। सही है। तो ये कंडीशन उसने बना ली थी। लेकिन अब वो डायगोनल वो उसको समझ में नहीं आ रही थी कि मैं डायगोनल कैसे करूं, क्योंकि डायगोनल ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, बहुत अजीब तरीके से हो सकता है, समझ रहे हैं। और प्रोबेबिलिटी ज्यादा मुश्किल हो जाती है। अगर आप 4x4 की ग्रेड हो तो आसान है, 6x6 की ग्रेड हो तो और ज्यादा मुश्किल है, 8x8 की ग्रेड हो तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। अब जब आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो इस तरीके से वर्सेटाइल करते हैं कि वो कोई भी इसमें कंडीशन है वो वहां पे पास होना चाहिए। अब वो उस पर फंस गया। तो ये लॉजिक बिल्डिंग, ये जो आप काम कर रहे हैं प्योर लॉजिक बिल्डिंग, इसका आपको आगे इंशाल्लाह आपको फील होगा कि पहले जिस तरीके से आप सोचते थे और अब जिस तरीके से आप सोचते हो उसमें बहुत फर्क है। इसका आपको आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में भी असर महसूस होता है कि आपके फैसला लेने की जो ताकत है वो बढ़ जाती है। पहले अगर आप सहम जाते थे एक कोई चीज डिसाइड करने में, जब आप लॉजिक बिल्डिंग में अपनी पे काम करोगे तो आप देखोगे, आप बोलोगे करो देख लेंगे, क्योंकि आपकी डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो बढ़ जाती है। और यही चीज फिर आपको जिस इदारे में भी आप इंशाल्लाह काम करेंगे वो आपको ऊपर लाती है।
क्योंकि वहां पे वो बंदा पसंद नहीं किया जाता है कि एक जगह पे फंस गया, सर मेरे से नहीं हो रहा, उसी जगह पे फंस गया, सर मेरे से नहीं हो रहा, सर ये कैसे करना है, सर वो वैसे करना है, सर मैं इसका ये करूं उसका वो करूं। ये बंदा किसको, कोई भी इसको पसंद नहीं करता। आप रिस्क लो, आप एक मसले में फंस गए हो, जिस तरीके से आपको कहा गया था उस तरीके से वो काम नहीं हो रहा, आप पूरी अप्रोच बदल दो। क्यों? क्योंकि टारगेट क्या होना चाहिए कि काम चाहिए, काम नहीं रुकना चाहिए। फिर उसके बाद आपको जब कमेटी बुलाए कि भैया आपको तो इस अप्रोच से काम कहा गया था, आपने ये क्यों किया, तो आप जस्टिफाई करोगे इसमें ये एरर आया, तो मैंने उसी वक्त डिसाइड किया कि क्योंकि हमारा काम डिले हो जाएगा तो फिलहाल के लिए हम इसको कर देते, आगे चल के फिर हम डिस्कशन कर लेंगे कि इसमें इसको कैसे उसी तरीके से करना है जैसा आप लोग चाहते थे। तो ये होती है डिसीजन मेकिंग। अब इसमें रिस्क भी होता है, हो सकता है वो एरर जो था वो छोटा सा था, लेकिन आपने खामखाई सारी अप्रोच बदल डाली उस एक मसले की वजह से, लेकिन फिर भी वो जो आपका मैनेजर होगा ना, वो उस वक्त आपको बोलेगा यार तुम पागल हो यार, एक छोटा सा एरर तुमसे नहीं हटा, लेकिन वो अपने दिमाग में ना आपको याद रखेगा कि ये बंदा ऑन द स्पॉट डिसाइड कर सकता है। और मैं सही बता रहा हूँ, अच्छे खासे लोगों के ना हाथ पैर फूल जाते हैं जब आपको पता हो कि ये एप्लीकेशन कल पब्लिक के सामने आने वाली है और इसमें ये वाला मसला हो गया है, अब मैं क्या करूं। फिर अगर आप रात को 9 बजे अपने मैनेजर को कॉल कर रहे हो ना कि सर मैं तो फंस गया हूँ, सर मैं तो फंस गया हूँ, फिर आप समझ लें कि अगले महीने तक ही चलेंगे। सही है। तो जिनके असाइनमेंट्स अभी नहीं पेड है वो इस पर थोड़ा ध्यान दें और इसको सीरियस लें। सही है। जावास्क्रिप्ट में जो फर्स्ट बैच है वो बुरे तरीके से फंसा था सिर्फ इस एक चीज में, उसको समझ में नहीं आ रही थी कि मैप कहाँ इस्तेमाल करूं, फिल्टर कहाँ इस्तेमाल करूं। अब मजे वाली बात है कि अगर मैं यहाँ पे आपको बिठा भी देता हूँ तो वो 2 घंटे, मैं आपको 2 घंटे में कितनी लॉजिक बिल्डिंग सिखा दूंगा। जब तक आप खुद से कुछ नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं हो पाए। अब हम चलते हैं इसके डोम मैनिपुलेशन हम पढ़ रहे थे। सही है। डॉम का फुल फॉर्म क्या था? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। यहां पे अगर आप इस तस्वीर को देखें तो इसने डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल को दिखाया हुआ है कि किस तरीके से वो ऑब्जेक्ट का एक पूरा ट्री बना हुआ है। सबसे पहले HTML, उसके अंदर हेड और बॉडी। हेड के अंदर क्या क्या है? मेटा और टाइटल। बॉडी के अंदर क्या क्या है? सेक्शन, इमेज, पी, ए, जितने भी आपके टैग्स हैं। ये बेसिकली इसने ये बताने की कोशिश की है। अच्छा, आपको मैंने एक चीज पढ़ाई थी, डॉक्यूमेंट क्या, एक मैंने पढ़ाया था कि डॉक्यूमेंट और गेट एलिमेंट बाय आईडी। उसका क्या काम था? ये एक सिलेक्टर है। किसका सिलेक्टर है? जावास्क्रिप्ट का। जिस तरीके से आपके पास CSS सिलेक्टर था, इसमें ये जावास्क्रिप्ट का सिलेक्टर है। तो ये किस पे लगता है? आईडी पे। उसके बाद है गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम। अब जरा इस पे देखते हैं कि ये क्या चीज है। वैसे आपको समझ तो आ गई होगी ये क्या चीज है, लेकिन फिर भी इसको देख लेते हैं। आप फर्स्ट करेंगे, पहला स्पैन है, दिस इज स्पैन 1। आपने नोट किया कि इसमें एस था, गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम। आईडी में क्या था? गेट एलिमेंट बाय आईडी। प्लूरल हो सकता है, वो सिंगुलर है। सिंपल। ठीक है, तो हम लोग इसको चलाते हैं index.html को। हम लोग जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं तो हमारे कौनसोल से ज्यादा ताल्लुक होगा। अब यहां पे हम लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम्स, और यहां पे मैं इसको क्या दे देता हूं? स्पैन। तो मेरे पास क्या है? बाय तो हमारे पास क्या है? 0 और 1, एक लिस्ट आई है। लिस्ट का मतलब एरे आई है। पाइथन में एरे को लिस्ट कहते हैं।
तो अगर मैं कभी गलती से बोल दूं लिस्ट लिस्ट, तो उसका मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, अरे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप 0 में देख रहे हैं तो ये क्या चीज है, स्पैन। लेकिन मैं स्पैन पे क्लिक रख रहा हूँ तो देखिए वहां पे उसने उसको क्या कर दिया, हाईलाइट, कि मैं किस स्पैन पे खड़ा हुआ। सही है। अगर मैं 1 वाले पे क्लिक करता हूँ तो देखिए उसने क्या किया है, तो दूसरे वाले बेसिकली वो चिपका हुआ है, ऐसे जैसे दिखा रहा है। आपको थोड़ा सा दूर करें। सही है, ये पहला स्पैन, ये दूसरा स्पैन। अब आपको ये बता रहा है कि आप इसके साथ क्या क्या प्रॉपर्टीज इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे है इनर टेक्स्ट, ये प्रॉपर्टी आप सबने यूज की थी, लेकिन इधर एक प्रॉब्लम है। अब ये है मल्टीपल, अब ये तो है मल्टीपल चीजें। अब ये मल्टीपल चीजों को मैं इनर टेक्स्ट लगा सकता हूं। तो नीचे क्या है, अनडिफाइंड। इसका मतलब ये है कि इस स्पैन के अंदर ये वाला मेथड नहीं है। लेकिन अभी अभी हमने देखा था, मैंने उसको ये नहीं बताया कि मैं कौन से स्पैन की बात कर रहा हूं। अब देखने से सिलेक्ट कर लिया, सही है, क्योंकि ये क्या बन गई है, एक एरे। एरे के पहले एलिमेंट पे पहले स्पैन का डेटा, एरे के दूसरे एलिमेंट में दूसरे स्पैन का डेटा। इसमें अब हम करते हैं इनर, देखा आप देख रहे हैं इनर टेक्स्ट भी आ रहा है, इनर एचटीएमएल भी आ रहा है। अच्छा, इनर एचटीएमएल में आते हैं। इनर टेक्स्ट तो आप सबने देखा था ना, इसमें हम वे बनाते हैं, हम कहते हैं H3, हम कहते हैं H3 हेलो। आपको क्या लगता है क्या होगा, क्या चेंज होगा, क्या ये मेरे कहने का मतलब है ये H3 यहाँ पे दिखेगा या नहीं, दिखेगा, देखा H3 तो नहीं देखा। नहीं मतलब ये क्यों हुआ, जब मुझे याद आया जब हमने लास्ट टाइम किया था तो यहाँ पर H3 लिखा हुआ आया था। सवाल ये, जब लास्ट टाइम हमने यही काम किया था, जब हमने जावास्क्रिप्ट के थ्रू एक वैल्यू बदली थी, एक टैग की, तो हमें H1 H2 दिख रहा था। मैंने आपको कहा था कि आप सिर्फ क्या कर सकते हैं, इस HTML के बीच में जो टेक्स्ट लिखी है उसको बदल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो मैंने H3 लिखा है, तो इसने वो H3 नहीं लिखा, उल्टा इसको H3 में बना दिया। वो बोल्ड किया, हमें बता रहा है कि वो H3 है। सही है। मैंने पहले जो प्रॉपर्टी इस्तेमाल की थी वो क्या थी, इनर टेक्स्ट। इनर टेक्स्ट आप ये समझता है कि आप टैग के बीच में टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, समझ रहे हैं, वो स्ट्रिंग समझेगा। आप उसको H1 लगाएं, H3 लगाएं, स्पैन लगाएं, डिव लगाएं, वो आपका एलिमेंट नहीं बनाता, उसको वो क्या समझता है, स्ट्रिंग, टेक्स्ट समझेगा। वो स्ट्रिंग नहीं, वो दूसरा HTML नहीं समझता। लेकिन ये जो प्रॉपर्टी है इनर HTML, ये इसको आपको क्या समझेगा, ये इसका मतलब है कि आप एक चीज समझ रहे हैं, इसका मतलब है कि अगर मैं कहता हूं डॉक्यूमेंट, बल्कि यहां पीछे आते हैं और हमारे पास एक डिव है, और डिव की जो आईडी है, किसी को पता है हीरो सेक्शन किसे कहते हैं, किसी को पता है हीरो सेक्शन किसको कहते हैं, हाँ? जब आपकी वेबसाइट खुलती है और आपको जो स्क्रीन नजर आती है उसको हम हीरो सेक्शन कहते हैं। नहीं, मतलब आपने वेबसाइट खोली पहला, हाँ, लैंडिंग पेज का जो पहली चीज है जो आपको दिखती है ना सामने, उसको हम क्या कहते हैं, हीरो सेक्शन। उसको हीरो सेक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि वो हमारे डिस्प्ले है। क्योंकि जो हमारे यूजर हमारी वेबसाइट पे आएगा उसको सबसे पहले क्या दिख रहा है, हीरो। तो हीरो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि हमारा डिस्प्ले है, सही है। तो हम चाहते हैं कि उसको सबसे खूबसूरत हीरो दिखे, ताकि वो लगे कि यार नहीं, वेबसाइट अच्छी है।
फिर नीचे थोड़ा बहुत कचरा कर दो, मसला नहीं है, लेकिन हीरो अच्छा होना चाहिए ताकि देख के लगे कि हाँ यार आगे की भी कहानी अच्छी होगी। अब पहले ही आपने हीरो देखा और कोई अजीब सा है तो आप बोलोगे यार कहानी गई बाहर है, आप पीछे आ गए। तो कोई मद्रासी हीरो इतने बड़े बड़े मूछे हो, बुढ़ा काका हो, तो आप बोलोगे यार ये पता नहीं क्या है। तो आप सीरियसली आप बोलते यार कहानी नहीं देखना, पता ही नहीं आएगा। लेकिन अगर कोई अच्छा हीरो हो तो आप बोलते हो यार चलो कुछ ना कुछ तो ये अच्छी बनाई हुई होगी मूवी ना, इतना बड़ा हीरो लिया है। तो ये हीरो सेक्शन इसको कहते हैं। अब मैंने आईडी बना ली हीरो सेक्शन, और ये सीरियसली मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, हीरो सेक्शन ये एक्चुअल आपके जो कन्वेंशन है ना प्रोफेशनल, उसमें ये ऐसे लिखा जाता है हीरो अंडर हाँ हीरो अंडर सेक्शन। आप ये बनाते हैं पहला सेक्शन और इसमें सारा काम इसी के अंदर शुरू होता है। अब डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी मैंने किया और मेरे पास आईडी क्या है हीरो अंडरस्कोर सेक्शन। इसमें आप कहते हैं डॉट इनर एचटीएमएल। इनर एचटीएमएल में मुझे क्या दिखा रहा है, ये क्या चीज है, बैकस्लैश एन का क्या मतलब होता है, बैकस्लैश एन का क्या मतलब होता है, फॉल्स, न्यू लाइन मतलब होता है। अब ये न्यू लाइन क्यों बोल रहा है, क्योंकि देख रहे हैं कि यहाँ पर एक न्यू लाइन आई हुई है, ये पहली न्यू लाइन, ये सेकंड न्यू लाइन। तो इसमें क्या है, ये पहली न्यू लाइन और ये सेकंड न्यू लाइन। तो जो इनर एचटीएमएल है ये आपको बेसिकली बताता है ये डिट्टो के आपके टैग के बीच में क्या लिखा। अगर आप यही चीज इनर टेक्स्ट करोगे तो क्या आएगा, तो एक एम्प्टी स्ट्रिंग आएगा। इनर टेक्स्ट क्या करता है, एक साफ सुथरी टेक्स्ट दिखाता है जो आपके टैग के बीच में है। बात समझ आ रही है। एक और हम लोग चीज कर सकते हैं चेक करने के लिए कि यहां पे हम लोग कहते हैं स्पैन, लेकिन आप स्टाइल देते हैं और स्टाइल में आप डिस्प्ले देते हैं नन, और यहां पे लिख देते हैं हेलो। अब ये हेलो दिखेगा, तो खाली कुछ भी नहीं दिख रहा। तो ये क्यों नहीं दिखा, क्योंकि मैंने इसको क्या दी हुई है, डिस्प्ले नन। अब यहां पे इसको ना जरा इनर टेक्स्ट में मुझे क्या मिला, एम्प्टी स्ट्रिंग। क्यों, क्योंकि यहां पर तो हेलो लिखा हुआ है। अब क्या लिखा हुआ है, तो आपको फर्क समझ आ रहे हैं। इनर एचटीएमएल जो भी लिखा हुआ होगा वो निकाल के आ जाएगा। इनर टेक्स्ट साफ सुथरी चीज लाके देता है और वो सीएसएस की भी रिस्पेक्ट करता है। मतलब अगर सीएसएस ने कहा हुआ है कि डिस्प्ले नन है तो वो चीज आपको नहीं दिखाता। मतलब इनर टेक्स्ट अच्छा बच्चा है और इनर एचटीएमएल है वो ट्रैक्टर है, उठा के ले आओ, तो जो मिलता है वो उसका दिमाग शार्ट है, वो जो उसको चीज दिखती है वो निकाल के ले आता है, बोलते भाई ये है। लेकिन अब इधर एक प्रॉब्लम है। अब आप अभी आते हैं इस पर। अब यहाँ पे गेम का कर सकते हैं। पहले आपने पहले दिन सुना था कि क्रिएट एलिमेंट करो, उसको अपेंड करो, सही है, उसके अंदर अपेंड टेक्स्ट करो, फिर उसको डॉक्यूमेंट के अंदर अपेंड करो, कितनी पंचायतें थी। लेकिन इसका मतलब है कि अगर आप यहाँ पर अगर आप यूएल बनाते हो, सही है, और यहाँ पे आप बेसिकली ये न्यू लाइन इशू हो गया, यहाँ पे आप कहते हो एलाई, अब है गया। चलो एक सिंपल सी चीज करते हैं, H1 इसका मतलब है कि मैंने क्रिएट एलिमेंट नहीं किया, अपेंड भी नहीं किया, दोनों स्टेप्स किससे डायरेक्टली आ गए, इनर एचटीएमएल से। अब देखें, आप कहेंगे ये तो लाइफ सेवर है, ये तो हमारी जिंदगी इतनी आसान कर रहा है,
तो हम ये क्यों ना इस्तेमाल करें, बाकी चीजें क्यों इस्तेमाल करेंगे? हम पहले क्रिएट एलिमेंट कर रहे हैं, क्रिएट एलिमेंट के बाद ये कर रहे हैं, क्रिएट एलिमेंट के बाद वो कर रहे हैं, अपेंड कर रहे हैं। तो मसला ये है कि अगर आपने दे दिया इनर एचटीएमएल, इससे नुकसान क्या होगा कि अगर कोई हैकर है ना, तो वो जानता है कि यहाँ पे आपने ये चीज यूज की हुई है कि आप एचटीएमएल जो पास करेंगे वो एचटीएमएल एज इट इज इंटीग्रेट हो जाएगी आपके पेज के साथ। सही है? तो इसका मतलब है कि आपने उसको पूरा पूरा मौका दे दिया है कि वो फनकारियां कर सकता है। तो हो सकता है कि बैकलिंक बना सकता है। बैकलिंक समझते हैं? एसईओ में यूज होता है। बैकलिंक ये होती है कि आपकी वेबसाइट अगर किसी और वेबसाइट को रेफर करे, हो सकता है कि वो किसी इलीगल वेबसाइट को आपकी वेबसाइट के साथ बैकलिंक कर दे और लगा दे, एचटीएमएल आपकी वेबसाइट में इंजेक्ट कर दे, और बाद में आप जो एसईओ है, जो गूगल है, वो बोलेगा ये क्या है, तो पता लगा अगले दिन आप अपनी वेबसाइट खोल रहे हैं, लिखा हुआ है 18+, आप बोल रहे हैं भाई ये तो मैंने कुछ किया ही नहीं था। तो इस वजह से हम लोग नॉर्मली इनर एचटीएमएल इस्तेमाल नहीं करते। हम सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल करते हैं वो इस्तेमाल करते हैं इनर टेक्स्ट। तो इनर टेक्स्ट सबसे सिक्योर है, क्योंकि इनर टेक्स्ट में खास बात ये है कि अगर आप एचटीएमएल टैग डालने की कोशिश करोगे, वो एज इट इज एचटीएमएल का टैग एज अ स्ट्रिंग उठा लेगा, एचटीएमएल के टैग को चलाएगा नहीं। समझ आ रही है पर इसका? नहीं, हम लोग ये इस केस में होता है कि आप एक फॉर्म फिल कर रहे हैं और उस फॉर्म के बदले में कोई एक पीछे कुछ होना होता है। सही है? अब आप उसने लगाया हुआ है आपने इनर टेक्स्ट, सही है, आपने यहाँ पे लिखा, सबमिट के बटन को दबाया तो ऊपर कोई चीज चेंज हो गई। सही है? तो सबमिट का आपने जो काम किया है, ये काम आपने इनर टेक्स्ट के थ्रू किया है। तो अब आपने मुझे बाउंड कर दिया है कि मैं सिर्फ क्या लिख सकता हूँ, टेक्स्ट। लेकिन अगर आपने पीछे फंक्शन लगाया हुआ है इनर एचटीएमएल, इसका मतलब है कि मैं उस इनपुट बॉक्स के अंदर जब एचटीएमएल लिखूंगा और मैं उसको सबमिट करूंगा तो आपकी वेबसाइट में चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। इनर एचटीएमएल के लिए हम चेंज कर रहे हैं ना, तो इस वजह से हम इनर एचटीएमएल नॉर्मली पब्लिक डोमेन में इस्तेमाल नहीं करते, ये सिक्योर नहीं कहलाता। आपकी वेबसाइट साइबर सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सिक्योर नहीं है। हो सकता है कि आपके सर्वर के साथ कोई कनेक्शन बन रहा हो और उसने कोई ऐसी गेम कर दी है, कोई ऐसे टैग लगा दिए हैं कि उसने आपके सर्वर की जो कनेक्शन है उसको एक्सपोज कर दिया। वो कुछ भी कर सकते हैं हैकर्स। हाँ, किसको? आपके जब देखो वेबसाइट, उनका मकसद होगा वेबसाइट को क्रैश करना या आपका डेटा उठाना। अगर दोनों में से कोई ये काम हो गया, आप फेल हो गए, वो पास हो गए। समझ रहे हैं? भले वो 1 घंटे के लिए क्यों ना हो। अब आपको पता लग गया कि इसने ये मसला किया, आपने उसको रीसेट भी कर दिया, लेकिन तब तक जो लोग आके गए तो कुछ अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन किस्म की तस्वीरें आपकी वेबसाइट पे लगी हुई हैं जो आपने लगाई नहीं। आप नुकसान तो हो गया ना आपकी वेबसाइट पे। जो उस दौरान यूजर था, उन्होंने बोला ये पता नहीं क्या है, वेबसाइट के ऊपर लिखा हुआ है कंप्यूटर एजुकेशन, कुछ लगा कुछ और हुआ। समझ रहे हैं? तो इस अपेंड वाला ज्यादा बेटर है, लेकिन अपेंड वाला भी ये सिस्टम है कि अपेंड आप सिर्फ तब यूज करते हैं जब आपको कोई एचटीएमएल का टैग आपने अपेंड कराना होता है, वो इंटरनली है, कोड के इंटरनल है, और आप सिर्फ जो यूजर है उसका डेटा किस में से उठा रहे हैं, इनर टेक्स्ट के थ्रू। बस बात समझ आ रही है? तो ये थोड़ी बहुत डॉम मैनिपुलेशन के चक्कर है। इसके बाद हम लोग आते हैं इवेंट्स पे। आपने ये फंक्शंस पढ़े हैं आप सबने? फंक्शंस आप सबने पढ़े, ठीक है? अब इन फंक्शंस को एचटीएमएल से मैं कैसे चला सकता हूं, सवाल ये है। ठीक है, अब यहां पर एक हमारे पास एक एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट का नाम क्या है? ऑन क्लिक। मैंने ऑन क्लिक किया और मैं अपनी स्क्रिप्ट में आया, यहां पे मैंने लिखा फंक्शन ptn क्लिक फंक्शन। अब रिएक्ट में ये फंक्शन जो इवेंट आप कॉल कराते हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट है और जावास्क्रिप्ट में थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन वो हम थोड़ा बाद में जब रिएक्ट पढ़ेंगे तो हम समझ लेंगे कि दोनों में क्या फर्क है। अगर आप यहां पे कहते हैं अलर्ट why you clicked me, ठीक है जी,
अब यहाँ पे हम कहते हैं इसको बटन क्लिक, हाँ। अब देखिए क्या हो रहा है, ये क्लिक मी मैंने कहाँ पे बनाया हुआ है, HTML में। जब मैं इस HTML में बटन बनाया, मैंने दबाया क्लिक मी, मैं क्लिक मी को क्लिक किया तो क्या खुल गया, फाइल क्लिक मी। अब मजे की बात है कि जब आप HTML पढ़ रहे थे, CSS पढ़ रहे थे, आपने जब भी बटन्स बनाए, वो बटन्स को जब आप क्लिक करते थे कुछ भी नहीं होता था, हैश का टैग ऊपर आ जाता था। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ हो रहा है। क्यों? क्योंकि अब आप जावास्क्रिप्ट में आगे बढ़ते जा रहे हैं। फंक्शन में नाम नहीं देते, वो डायरेक्टली आप उसकी बॉडी में डिफाइन कर लेते हैं यहीं पे, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक चीज है, ये अभी क्लिक नहीं हो रहा है, क्यों? अब रिएक्ट में इसका उल्टा है, रिएक्ट में ये लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये थोड़ा सा डिफरेंस है, हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी से बता रहा हूँ ताकि आपका दिमाग मेंटली तौर पे प्रिपेयर रहे। क्या नहीं, तो वो जो आपका रिएक्ट है, रिएक्ट खुद एक फंक्शन है, तो वो कॉल बैक फंक्शंस को खुद चलाता है। तो वो कहता है कि आप टेंशन नहीं लो, मैं चला दूंगा, सही है। तो आप सिर्फ मुझे नाम बताओ, बता दिया पूरा करके। क्या एरो फंक्शन का ज्यादातर यूज जो है ना वो आपका रिएक्ट में। जब हम रिएक्ट पढ़ेंगे ना तो हम इसको देखेंगे क्यों। अभी आप सिंपल सी एक चीज देख लें कि बीटीएन क्लिक फंक फंक्शन बनाना तो सबको आता है ना, कोई ऐसा है जिसको फंक्शन बनाने में मसला हो। मैंने क्या किया है कि मैंने सिंपल एक फंक्शन बनाया, फंक्शन का नाम क्या है, बीटीएन क्लिक फंक, सही है। ये कोई आर्ग्यूमेंट ले रहा है, आर्ग्यूमेंट होता क्या है, आर्ग्यूमेंट होता क्या है, मतलब मकसद क्या है। नहीं सर, जो गायब से काम करवाए। अच्छा, ये थोड़ा बेटर था भाई। जो आपके फंक्शन का इनपुट है वो क्या होता है, आर्ग्यूमेंट। आपके फंक्शन का इनपुट क्या है, आर्ग्यूमेंट। मुझे फंक्शन को कोई डेटा देना है, मैं कैसे दूंगा, आर्ग्यूमेंट। यानी कि यहाँ पर आप क्या देते हो, आर्ग्यूमेंट। और जब आप इस फंक्शन को कॉल करते हो, जब आप इस फंक्शन को कॉल करते हो और तब आप कोई चीज इनपुट दे रहे हो, उसको आप क्या कहते हो, पैरामीटर। चीज एक ही है, नाम थोड़ा अलग अलग है। अगर आप दोनों को पैरामीटर कह रहे हो कोई मसला नहीं, दोनों को आर्ग्यूमेंट कह रहे हो कोई मसला नहीं। ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे दिया गया है, सही है, इधर कौन सा वेरिएबल आएगा जो इस फंक्शन का इनपुट है। ये बात सबको समझ आ रही है। जो काम कराना है, एक जिस पे काम कराना है। अब आपको हमने एक फंक्शन बनाया था 2+2 num1 कॉमा num2, याद आ रहा है। तो उसमें num1 और num2 मेरे वेरिएबल होते थे, जो मैं इस फंक्शन को पास करता था, वो उसको प्लस करके मुझे वापस कर देता था। यही किया था हमने। तो num1 और num2 क्या थे उस वक्त, वेरिएबल्स थे, आर्ग्यूमेंट। अभी 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 तो मैंने सिंपल एक समझाया है, अभी हम इसको कॉम्प्लिकेट करेंगे। एक चीज हम ट्राई करते हैं, यहां पे हम इसको देते हैं ई। यहां पे देखें क्या इसको एरर दे रहा है, रेफरेंस एरर, ई इज नॉट डिफाइंड। अब इसको मैं कुछ पैरामीटर यहां पे पास कर सकता हूं। यहाँ पे मतलब मैं कैसे पैरामीटर पास करूंगा, यहाँ पे बिल्कुल एलिमेंट के बीचों बीच, लेकिन ये तो मुझे एरर दे रहा है। इसका मतलब है कि आप नॉर्मल केस में यहाँ पे डायरेक्टली इसको पैरामीटर नहीं दे सकते। ये बात समझ रहे हैं, क्योंकि ये एक खास HTML का टैग है, ये आपकी नॉर्मल जावास्क्रिप्ट नहीं है।
नॉर्मल जावास्क्रिप्ट होती तो आप कहीं भी इसको नाम लिखते और वहां पे इसको कुछ भी पैरामीटर पास कर सकते हैं। लेकिन अभी आप ये देखिए कि ये मेरे फंक्शन है, इस फंक्शन को मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट कराया, लेकिन ये फंक्शन कब एग्जीक्यूट होगा, जब ये बटन क्लिक होगा। इसको हम कहते हैं इवेंट हैंडलर। क्या कहते हैं? इवेंट हैंडलर। अगर मैं एक और काम करता हूं, ये मेरे पास है हेडिंग, इसको मैं इसमें कुछ भी लिख देता हूं, हेलो वर्ल्ड। मैं देखता हूं ऑन अब ये सारे आप देख रहे हैं, माउस ओवर, माउस डाउन, की अप, ये सारे आपके पास क्या है? इवेंट हैंडलर। क्या है? इवेंट हैंडलर का क्या मतलब है? इवेंट का क्या मतलब होता है? इवेंट का मतलब होता है जब कोई काम होता है, इवेंट। सही है? तो अब यहाँ पे हमारी क्लास हो रही है, ये भी एक इवेंट है। सही है? कि कोई भी काम होना क्या कहलाता है? इवेंट। मतलब आपकी वेबसाइट पे कुछ भी काम होगा वो किस तरीके से हैंडल होगा, आप ये सीख रहे हैं। अब पहली चीज आपने क्या सीखी, जब बटन क्लिक होगा तो आप उस बटन को कैसे हैंडल करोगे। तो कैसे हैंडल करोगे? आप ऑन क्लिक का एट्रीब्यूट इस्तेमाल करोगे और उसको एक फंक्शन पास करा दोगे। ठीक है? अब इसमें हम लोग सेम काम कर लेते हैं कि इस फंक्शन को पास कराते हैं, देखते हैं क्या होता है। नोट किया? अब ये हेलो वर्ल्ड है, मैं सिर्फ इसके ऊपर होवर कर रहा हूं, सिर्फ होवर कर रहा हूं तो ये वाला फंक्शन चल जा रहा है। अब देख रहे हैं कितना इंटरेस्टिंग है। आप फंक्शन को खुद कॉल नहीं कर रहे, नहीं हो जाता है। मैंने यूज किया है ऑन माउस ओवर, ये जो हेलो वर्ल्ड H1 का टैग है, कोई बटन नहीं है। मैंने H1 के टैग पर एक इवेंट हैंडलर लगाया। इस इवेंट हैंडलर का नाम क्या है? ऑन माउस ओवर। ऑन माउस ओवर का सिंपल आपको मतलब समझ आ रहा है, जब आपका माउस उसके ऊपर आएगा, जब उसके ऊपर आएगा तो वो क्या चला देगा, ये वाला फंक्शन। वो चीज हम इधर एज इट इज देख रहे हैं। आपको पता है कि आपकी वेबसाइट आपकी ट्रैकिंग इस तरीके से करती है। ये बात आपको पता है? आप अपनी वेबसाइट, किसी वेबसाइट खोलते हैं, आपने वेबसाइट के हीरो पेज तक आप पहुंचे, उनके डेटाबेस में सेव हो गया कि ये आईपी वाला जो यूजर आया था, ये हीरो इमेज तक तो पहुंचा। आपने स्क्रॉल किया, आपने कार्ड्स देखे, सही है? तो जाहिर सी बात है, जब आप स्क्रॉल करोगे तो आपको माउस का क्लिक उस लोकेशन पे जाएगा। सही है? तो अब ये फिर डेटाबेस में सेव हो गया कि ये सेकंड सेक्शन तक तो आया था। सही है? फिर ये सेकंड सेक्शन के आगे नहीं गया। इसको हम कहते हैं सेल्स फनल। ये जो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स और कंपनीज होती हैं, ये सेल्स फनल इस्तेमाल करती हैं। इसका मतलब है कि ये ऑन माउस ओवर हर लोकेशन, हर स्टेजेस पे अपनी वेबसाइट के लगाती हैं। फिर उससे चेक करती हैं कि अब 1000 यूजर आया, 1000 यूजर में से 800 यूजर जो था, 800 यानी 80%, वो तीसरे सेक्शन पर आके वापस चला गया। इसका मतलब जो हमारा तीसरा सेक्शन है उसमें गड़बड़ है, उसमें कुछ ऐसी बात है कि लोगों को वो बात पसंद नहीं आ रही और लोग इस सेक्शन तक आके बंद कर देते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं मार्केटिंग टीम को, जो डिजाइनिंग टीम है उसको कहते हैं ये जो तीसरा सेक्शन है इसको रीडिजाइन करो, इसमें गड़बड़ है। फिर वो क्या करते हैं, वो 4 वेबसाइट्स अलग अलग बनाते हैं, 4 डिजाइन अलग अलग बनाते हैं। फिर वो देखते हैं कि किस वेबसाइट के डिजाइन में लोग सबसे ज्यादा स्क्रॉल किया। स्क्रॉल करने का क्या मतलब होता है कि आप इंटरेस्टेड हो इस वेबसाइट में और आप ज्यादा देखना चाहते हो। फिर वो इस बात से डिसाइड करते हैं कि जितना ज्यादा स्क्रॉल, मतलब वो डिजाइन उतना ज्यादा पॉपुलर, तो फिर वो उस डिजाइन को सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर उस डिजाइन का वो चौथे सेक्शन पे आगे लोग भागे, फिर उस चौथे डिजाइन पे और डिजाइनिंग चेंज करते हैं। इसको हम कहते हैं सेल्स फनल। ये फनल होता है बेसिकली जिसमें पेट्रोल आप डालते हैं, इस तरह से जो दिखता है फोन, तो वो उसमें क्या आपकी खास बात होती है कि वो बड़े से आपके वॉल्यूम को छोटा करता है। तो इस तरीके से अपने क्लाइंट्स को फिल्टर करते हैं।
सही है। और जो क्लाइंट, कभी कभी कोई कंपनी ऐसी होती है कि कोई क्लाइंट है वो 90% स्टेजेस तक पहुंचा था। ये स्टेजेस क्या होती हैं? दराज सबने देखा है। अब आप एक दराज की प्रोडक्ट ढूंढने गए, आपने टाइप किया कि मुझे लैपटॉप चाहिए, आपको लैपटॉप दिख गया, पहला इवेंट बन गया। सही है। आपने देखा यहाँ पे बहुत ज्यादा इवेंट्स हैं, ये चीज आपने नोट की थी। अच्छा, इवेंट जो होता है उसकी पहचान है ऑन। ऑन से शुरू हो रहा है तो वो क्या चीज है? इवेंट है। ध्यान है। ये एक छोटा सा असाइनमेंट है और बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। इसको आप जरा देखें। ये डॉम 1 का असाइनमेंट है। आपको पहला पॉइंट है क्रिएट इनपुट टाइप टेक्स्ट, वन टैग एंड अ बटन। कितनी चीजें बनानी है? 3 चीजें। इनपुट टाइप टेक्स्ट, H1 का टैग और एक बटन। उसके बाद आप ये लिख रहा है कि टाइप एनीथिंग इन इनपुट बॉक्स। इनपुट बॉक्स में आप कुछ भी टाइप करें और उसके बाद क्या करें? क्लिक द बटन। आप बटन क्लिक करें। उसके बाद क्या होगा? ऑन क्लिकिंग द बटन जावास्क्रिप्ट विल रिप्लेस द टेक्स्ट ऑफ H1 विद योर इनपुट बॉक्स टेक्स्ट। बहुत सिंपल सी चीज है कि आपका इनपुट टाइप, इनपुट बॉक्स के अंदर कुछ आपने लिखा,
आपने बटन को दबाया तो जो H1 का टैग खाली पड़ा था ऑटोमेटिकली उसके अंदर जो आपने टेक्स्ट इनपुट बॉक्स के अंदर लिखा है वो किसमें लिख के आ जाएगी, H1 में। बात समझ आ रही है? और ये काम विदाउट पेज रीलोड होगा, मतलब पेज लोड वगैरह कोई ऐसी कोई फनकारी नहीं करनी है। ठीक है, आप सिंपल इनपुट बॉक्स के अंदर टाइप करेंगे, बटन दबाएंगे, आपके ऊपर सारा जावास्क्रिप्ट के जरिए। इसमें इनपुट बॉक्स जो है बेसिकली मैं इनपुट टाइप टेक्स्ट को ही कह रहा हूँ, वो एक वन लाइनर होता है। ठीक है, चलें अगर वैसे तो ये मैं सोच रहा था कि आप चलें फिर आप इसको जो HTML है वो आप HTML के अंदर लिख लें। सही है, आप जावास्क्रिप्ट से उसको ना बनाए वो, क्योंकि एट्रीब्यूट पे आप फंस जाएंगे, आप एट्रीब्यूट नहीं दे पाएंगे, आईडी का एट्रीब्यूट नहीं दे पाएंगे, वो सारे आपको मसला होगा। तो आप एक काम करें, आप सिंपल क्या करें कि इसका ये तीनों HTML में चीजें बनाएं, जावास्क्रिप्ट में कुछ ऐसे फंक्शन जो भी चीज आपको नीड है वैसे करें। मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ इसमें जो भी चीज इस्तेमाल होगी वो अभी तक आप लोग पढ़ चुके हो। सही है, जहां अभी तक आपने जो जो चीज पढ़ी है वो सब इसमें इस्तेमाल हो जाएगी। ठीक है, H1 भी आप HTML में बना के रख दें। नहीं, आपने सिर्फ ये करना है कि आप इनपुट टाइप में, जैसे आपके पास कोई भी इनपुट का बॉक्स है, आपने उसमें ABCD कुछ भी टाइप किया, आपने बटन को क्लिक किया, आपके H1 के बीच में क्या आ जाएगा, आपकी टेक्स्ट। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। हाँ, लूप के जरिए, लूप ये डॉम मैनिपुलेशन है। सही है, तो जमात 15 पे ठीक है। तो यहां पर एक और अब हम आते हैं CSS थ्रू। नहीं यार, अभी थोड़ा हम लोग, मैं कोशिश कर रहा हूं कि इस वीक में जो बेसिक जावास्क्रिप्ट है ना उसको एंड करके हम नेक्स्ट वीक रिएक्ट पे चले जाएं। सही है, डॉम एंड, क्योंकि डॉम को हम और डीपली पढ़ लेंगे रिएक्ट में। मैं चाहता हूं कि आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम किसमें लगे, रिएक्ट में, एज कम्पेयर टू कि मैं आपको बेसिक जावास्क्रिप्ट में बढ़ाता रहूं। हाँ, रिएक्ट पे आप पे डिपेंड करता है, पढ़ने को तो आप 15 दिन में कर लो, लेकिन आप वो, हाँ मैंने खुद में यार 7 दिन में पढ़ी थी। क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट ही थोड़ा, वो सही बात उन्होंने की है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ही थोड़ा ना एक क्रूशियल टॉपिक है क्या उसका रिएक्ट का। तो खैर, हाँ 7 दिनों में भाई, हफ्तों में। सही है, अब हम आते हैं CSS पे। आपने पढ़ा कि हमारे पास कैसे एलिमेंट बनता है, सही है, कैसे आपके एलिमेंट अपेंड होता है, उसके बीच की टेक्स्ट कैसे चेंज होती है, आपने पढ़ लिया इनर HTML कैसे बदलती है, ये सब आपने कर लिया। ठीक है, अभी तक आपने ये चीज नहीं पढ़ी कि इस टैग की CSS कैसे बदलूंगा। सही है, जब हम CSS पढ़ते थे तो मैं आपको बताता था कि नॉर्मली जो डायनेमिक जो वेबसाइट्स होती हैं उसकी CSS हम लोग किससे बदल रहे होते हैं, जावास्क्रिप्ट के थ्रू। ठीक है, अभी हम लोग आते हैं इस पे। आज का मौसम अच्छा है। अब हमारे पास क्या है, ये वाला हेलो वर्ल्ड है। ठीक है, बल्कि मैं इसको आपको करके दिखा देता हूँ, ज़्यादा फास्टर और इजी होगा। कंसोल में मैं कहता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और मुझे नहीं पता मैंने H1 को कोई आईडी दी भी है कि नहीं, दी है हेडिंग के नाम से, और मैं इसको देता हूँ हेडिंग। अच्छा, आप CSS का वो जो क्लास है ना, CSS बोल रहा हूँ, जो क्लास है आप, वो भी एक आइडेंटिफायर है। आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू टैग्स को पकड़ सकते हैं उसकी क्लास नेम्स के थ्रू। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन आता है डॉक्यूमेंट डॉट, आप गेट लिखेंगे तो गेट पे आपको वो सारे ऑप्शंस बताएगा जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पॉपुलर कौन सा है, गेट एलिमेंट बाय आईडी, उसके बाद क्या है बाय क्लास नेम, और उसके बाद क्या है टैग नेम, 3 चीजें हैं। उसके बाद एक और है बाय क्वेरी सिलेक्टर।
अब क्वेरी सिलेक्टर क्या होता है, क्वेरी सिलेक्टर में आप एक क्वेरी बनाते हैं जिस तरीके से वो आप सीएसएस में पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बना लेते थे, तो इस तरह की आप क्वेरी सिलेक्टर बनाते हैं। लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप इसमें अभी कंफ्यूज ना हो, जो सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड और आसान है और जिससे नॉर्मली काम हो जाता है वो कौन से हैं, गेट एलिमेंट बाय आईडी, क्लास नेम और टैग नेम। सही है। अगर आप देख रहे हैं तो क्लास नेम के आगे क्या लिखा हुआ है, एलिमेंट्स। इसका मतलब है कि क्लास नेम मल्टीपल आप टैग्स को सिलेक्ट करने की सलाहियत रखता है, समझ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आप इसमें मल्टीपल चीजें कर सकते हैं। आपको पता है कि अगर आपके पास 100 टैग्स हैं, आपने बाय क्लास नेम से वो 100 टैग्स मंगवा लिए, अब मुझे 100 के 100 टैग्स के अंदर उसकी कलर बदलना है, तो ये कैसे मुमकिन है। किस फंक्शन के अंदर, नहीं सिलेक्टर ऑल से तो हो जाएगा, उससे सारे सिलेक्टर्स आ जाएंगे, लेकिन वो आएगी कि लिस्ट। और आपने देखा कि लिस्ट में डॉट आप करेंगे तो वो बोलेगा अभी क्या कर रहे हो, फिर आप वो अब 0 करना पड़ेगा। नहीं, आप एक चीज भूल गए दोबारा, आप एक चीज भूल गए। किसी ने बोला हमारे सर के ऊपर ऊपर से बातें जा रही है, किसने बोला। अब गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, मेरे कहने का मतलब है तो मैं इसको कहता हूं स्पेन में एक एग्जांपल देता हूं ना, एसपी। अब मेरे पास एसपी में क्या है, 2 टैग है, मैं कह रहा हूं कि सोचेंगे 100 है, 100 है। अब देखें इसका सीएसएस कैसे निकाली जाती है, सीएसएस ऐसे निकाली जाती है, ये पहला स्पैन, ये तो आपको दिखा आपने, ये पहला स्पैन। अब मुझे इसकी सीएसएस बदलनी है, उसकी कौन सी प्रॉपर्टी है, डॉट स्टाइल। स्टाइल के नीचे आप लिखें सीएसएस स्टाइल डिक्लेरेशन की क्लास आपको बता रहा है, इसमें आप डॉट कलर। अब स्टाइल के बाद आपको वो सारी प्रॉपर्टीज मिलती हैं जो आपके पास ऑलरेडी सीएसएस में होती हैं, जो आप पढ़ के भी आ चुके हो। ठीक है, इस वक्त मैंने कौन सी प्रॉपर्टी उठाई है, डॉट कलर, और कलर को मैं देता हूं कि क्या करो तुम इसको ब्लू कर दो, तो देखें दिस इज स्पेन क्या हो गया, ब्लू। अब मेरा सवाल ये है कि यहां पर कितने स्पेन है, 2, मैं कह रहा हूं ये 100 होते हैं, तो मैं कह रहा हूं ये 100 होते। अब मैं इसको क्या ये 1 करूंगा, क्या इंडेक्स नंबर कैसे चलेगा वो, मैं पहले 0 करूंगा, फिर डॉट कलर, फिर 1, फिर कलर, फिर 1, फिर कलर, फिर 2, फिर कलर, फिर 3, फिर कलर, ऐसे तो बात से शाम हो जाएगी। नहीं मेरे भाई, देखो इन्होंने जवाब दिया, लेकिन आप लोगों ने ना उसको गौर नहीं किया। इस बंदे ने जवाब दे दिया। आप सिंपली क्या करोगे, सही है, इसको 2 कर दो यार, 2 दफा चला दो। आप सिंपली क्या कर लोगे, एक आप लूप चला दोगे। भाई आपके पास एसपी है, एसपी आई, यानी कि पहली बार आई में क्या आएगा, 0, दूसरी बार आई में क्या आएगा, 1। अब आप लिखें इसको डॉट स्टाइल डॉट कलर इट इज इक्वल्स टू रेड। ठीक है, अब आप इसको करेंगे एंटर, तो वो दोनों क्या हो गए, तो बताना पड़ेगा ये कितने टैग्स हैं आपको बताना पड़ेगा। सही है, लेंथ कर देंगे, आ जाएगा, गुड। सही है, तो अब फिर तो वो पंचायत करनी पड़ेगी। सोच रहे थे सर अलग अलग दीदी, अगर अलग अलग करना है तो जाहिर सी बात है वो 1 2 3, मैंने अलग अलग थोड़ी बोला, मैंने कहा मैं सबको एक साथ बदलना है। कौन सा कलर क्या के डॉट बॉर्डर एक में दे सकते, देखो एक में आप डिफरेंट आप देंगे तो क्या आपको लगता है कि सबका आंसर रेड होगा, बॉर्डर रेड, कलर रेड, मार्जिन रेड, पैडिंग रेड, नहीं होगा ना, अलग अलग देना पड़ेगा। इतनी फनकारी नहीं होगी ना। तो ये आपका क्या है सारा सीएसएस। अब इसमें हम थोड़ा सा और देखेंगे कि इसमें और कौन कौन से किस्म की सीएसएस होती है, लेकिन मजे की बात है कि मैं इसमें ज्यादा डीपली इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि जो रिएक्ट है ना, रिएक्ट के पास एक बहुत अच्छा एक फीचर है कि आप डायनेमिकली सीएसएस के अंदर ही रिएक्ट को चेंज कर सकते हो, सॉरी आप सीएसएस को चेंज कर सकते हो रिएक्ट के थ्रू।
समझ रहे हैं? मतलब आपको जावास्क्रिप्ट के थ्रू सीएसएस बदलने की जरूरत नहीं है। रिएक्ट क्या करता है कि आप सीएसएस को ही डायनेमिक बना देते हैं। सर जब वो वेबसाइट में सर लगाएंगे, सर जावास्क्रिप्ट लगाएंगे या डायरेक्ट वो रिएक्ट? देखें प्रॉब्लम ये है कि जो रिएक्ट है वो लिखी हुई किसके ऊपर है? जावास्क्रिप्ट के ऊपर। अगर आप रिएक्ट के अंदर जावास्क्रिप्ट का फंक्शन लिखते हैं ना, वो चलेगा। जैसे हमारे पास बूटस्ट्रैप है सर, जैसे बूटस्ट्रैप है। आप रिएक्ट के अंदर डॉक्यूमेंट और गेट एलिमेंट बाय आईडी नॉर्मली इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन अगर आप रिएक्ट के अंदर जबरदस्ती लिखोगे ना डॉक्यूमेंट और गेट एलिमेंट बाय आईडी, वो चलेगा। क्यों? क्योंकि रिएक्ट लिखी हुई किसमें है? जावास्क्रिप्ट में। तो जावास्क्रिप्ट की जो भी चीज है वो किसमें चल सकती है? रिएक्ट में। रिएक्ट में सिर्फ एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी है जो कि जावास्क्रिप्ट में इस वक्त नहीं है। बनाई वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू ही गई है, लेकिन एक बंदे ने, एक पूरी टीम ने मेहनत करके वो बनाई है। तो जब उन्होंने मेहनत कर ली है तो हम क्यों करें? सही है ना? पहले इतनी मुश्किल हो रही है सीखने में। तो रिएक्ट क्या करता है कि आपको ये बहुत ज्यादा काम, अब आप देख रहे हैं क्रिएट एलिमेंट। क्रिएट एलिमेंट कितना मुश्किल काम है। क्रिएट एलिमेंट करो, ये करो, वो करो, फिर एक अच्छा सा कोई यूआई बनता है। और अभी तो आपने ये भी नहीं पढ़ा कि एट्रीब्यूट कैसे ऐड करते हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू। अभी तक आपने ये नहीं पढ़ा। सही है? आपने ये नहीं पढ़ा कि H1 आपने क्रिएट तो कर दिया, H1 क्रिएट एलिमेंट तो कर दिया था आपने, उसके अंदर इनर टेक्स्ट भी लगा दी थी आपने, लेकिन उसके अंदर मुझे आईडी देनी है। अब वो आप HTML में तो बना नहीं रहे, किसके थ्रू बना रहे हो? जावास्क्रिप्ट। इसका मतलब है एट्रीब्यूट किसके थ्रू लगेगा? जावास्क्रिप्ट। अभी तक आपने ये चीज नहीं पढ़ी। तो ये इतना कॉम्प्लिकेट होता जाता है जिस तरीके से अगर आप जावास्क्रिप्ट में काम करते हैं। तो आपको ये बात फील होती है कि जो इतनी हाई लेवल वेबसाइट्स होती हैं, डैशबोर्ड्स होते हैं, अगर उसको मैं जावास्क्रिप्ट से लिखने लगा फिर तो मुझे 3-4 साल लग जाएंगे। सही है? लेकिन आप देख रहे हैं कि जावास्क्रिप्ट के थ्रू इतनी बेहतरीन वेबसाइट बन रही हैं। वो कैसे बन रही हैं कि इस सारी चीज को किसने आसान किया हुआ है? रिएक्ट। अब ये क्रिएट एलिमेंट, अपेंड एलिमेंट, ये सारा प्रोसेस बाईपास हो जाता है किसमें? सर नोड.js पे पढ़े, हम लोग नोड.js भी पढ़े। क्या फीचर है? नोड.js जो है वो आपका सर्वर साइड लैंग्वेज है। अब जैसे कि ये अभी आपको दिख रहा है, हेलो वर्ल्ड दिस इज स्पैन, ये आपके कंप्यूटर में है, आपका है, इसको हम कहते हैं क्लाइंट साइड। सही है? अब आप फॉर्म फिल करते हो। सही है? मैं कहता हूँ जी मेरा नाम अखलाक है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ये है, मेरा पासवर्ड ये है, ये मेरा ये सब कुछ है, मैंने क्लिक किया सबमिट। अब ये गया किधर? ये फॉर्म गया किधर? ये गया सर्वर पे। सर्वर एक लोकेशन पे होता है, एक समझ लें कि कंप्यूटर है जो कि दुनिया के किसी कोने में पड़ा हुआ है। ये सारे डेटा किसके पास जा रहे हैं? उसकी के पास। अब उधर तो कुछ ना कुछ चल रहा होगा ना जो उसको एक्सेप्ट करेगा। ऐसे थोड़ी है कि वो कंप्यूटर बंद पड़ा हुआ है, आप उसको बोलो यार ये मेरा फॉर्म ले लो, मेरा फॉर्म ले लो, तो फॉर्म ही लेगा। वो बोलेगा भाई आप हो कौन? तो आप ये सारा काम किसके थ्रू करते हो? नोड.js। आप नोड.js में पूरा एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं। वो नोड.js में आप उसको बताते हैं कि आप उसको क्या पास करने वाले हैं? एक फॉर्म। जब आपको एक फॉर्म मिल जाए उसमें ये चीजें एक्सेप्ट हो जाए तो आप वापस क्लाइंट को ये वाली चीज वापस कर दो कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो गया है, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है या कुछ भी हुआ है। वो सारा कौन कर रहा होता है? सर्वर। मतलब सर्वर एक सेंट्रल लोकेशन है। सर्वर डाउन क्या मतलब है इसका? सर्वर डाउन ये मतलब होता है कि अब आप, ये मेरा पीसी है, नहीं ये मेरा पीसी है। डाउन का मतलब ये नहीं होता कि अटैक हो गया। अब ये मेरा पीसी है, यहाँ पे मैं 10-15 क्रोम्स खोल देता हूँ, क्या होगा? अब होगा क्या? ये मेरा पूरा अटक जाएगा। मैं बटन दबाऊंगा, मैं कंट्रोल ऑल्ट दबाता रहूंगा, हैंग सबका ही होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानी सारे पुराने पीसी चलाते हैं, तो हैंग होना तो हमारी जिंदगी में बहुत कॉमन सी बात है। तो हम देखते हैं कि पीसी हैंग हो गया। ये क्या होता है? अगर यही काम सर्वर पे होता है ना, उसको हम कहते हैं सर्वर डाउन। क्योंकि वो सर्वर हैंग हो चुका है तो वो ना कोई आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा, ना आपको कोई जवाब देगा, क्योंकि वो हैंग हुआ पड़ा है, या उसको आप दूसरी जबान में फ्रीज कहते हैं। उसकी वजह यही होती है कि एक सर्टेन लिमिट प्रोसेसिंग की उसने रखी हुई थी, आपने उससे ज्यादा उस पर प्रेशर डाल दिया। जैसे हमने लूप चला दिया था। सही है? एक लूप में मैंने वो इनफाइनाइट लूप चला दिया था, वो इतना चला कि पूरा हमारा पीसी हैंग हो गया। सही है? तो यही काम समझ लें कि उधर होता है कि अब वो पीसी में रैम है 2 GB। अब 2 GB रैम 10,000 यूजर्स को हैंडल कर सकता है, क्योंकि उसके लिए मेमोरी और प्रोसेसर दोनों चाहिए होता है। दोनों बहुत क्रूशियल है। आपने देखा कि सर्वर रैक्स जो होते हैं ना, उसके अंदर इतना पतला सा मदरबोर्ड होता है और उसके अंदर जो मेन चीजें होती हैं 3, उसकी हार्ड ड्राइव, उसकी रैम और उसका प्रोसेसर। ये चीज डिफाइन करते हैं कि आपका जो सर्वर है वो कितने यूजर्स को एक्सेप्ट कर सकता है।
वही तो हैंग करता है। अब वही वाली बात है कि आप 10-15, अब ये फर्ज करेंगे ये, हाँ ये 10 टैब्स हैंडल कर सकता है ये पीसी, इसका रैम इतना है, मतलब हर टैब 100 MB उठा रहा है। अब 10 टैब्स का मतलब है कि 1 GB रैम गई। अब मेरी रैम ही कितनी थी, 1 GB, तो वो पूरा पीसी क्या करेगा, वो फ्रीज हो जाएगा, वो रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगा, क्योंकि जो उसकी रैम थी मैंने वो सारी क्या कर दी, कंज्यूम कर दी। यही काम होता है सर्वर्स पे। सर्वर्स पे हमेशा 40% स्पेस खाली छोड़ी जाती है वो अनसर्टेन इवेंट्स, कि अगर कोई ज्यादा अचानक से स्पेस वो आ गई, ट्रैफिक आ गई, तो क्या कहते हैं आगे वो हैंडल हो जाए। लेकिन कभी कभी हो जाता है कि वो एक्सपेक्टेड नहीं होता और इतनी ज्यादा ट्रैफिक आ जाती है किसी भी वजह से। जरूरी नहीं कि वो एक हैक हो सकता है कि कोई मतलब इवेंट आ गया था, ईद आ गई थी, अब इतना कंपनी ने नहीं सोचा था कि हमारी वेबसाइट इतनी पॉपुलर है कि कोई 1 लाख लोग आ जाएंगे, लेकिन आ गए। अब उनका जो सर्वर था वो सिर्फ बनाया गया था 50,000 रिक्वेस्ट के लिए, मतलब 50,000 यूजर्स के लिए। अब वो कितने आ गई, 1 लाख, और 40% नॉर्मली स्पेस छोड़ी जाती है, तो वो 40% भी उसको हैंडल नहीं कर पाए, वो भी फुल हो गई, तो उनका सर्वर क्या हो गया, बैठ गया। तो वो लोग क्या करते हैं उसमें, आपको पता है कि 1 घंटा लगता है, 1.5 घंटा लगता है। बेसिकली लोग कर क्या रहे होते हैं, वो उस पीसी को रिस्टार्ट कर रहे होते हैं और कुछ नहीं कर रहे होते। जब वो पीसी रिस्टार्ट होता है ना, तो सारी जो आपकी रिक्वेस्ट है वो फ्लश हो जाती है। यही होता है ना, जब हमारा पीसी हैंग होता है तो हम बटन दबा के उसको बंद कर देते हैं, फिर खोल देते हैं, सही चलता है। तो यही काम क्या होता है कि आपकी रैम बेसिकली जब आप पावर निकालते हैं तो आपकी रैम जो है वो एम्प्टी हो जाती है। SD रैम, DD रैम सुना है, पढ़ा है? वो DDR1 नहीं, वो दूसरी चीज है। SD रैम कोई जानता है SD रैम क्या होती है, या SD मेमोरी? नहीं, SD कार्ड, स्टैटिक मेमोरी। स्टैटिक मेमोरी तो किसमें होती है ना, हाँ सर्वर साइड पे नहीं होगी, अलग से। सही है। तो मेमोरी की बहुत सारी टाइप्स हैं। अब एक जो रैम की टाइप, रैम जिस मेमोरी की टाइप है उसका ये है कि जब तक उसमें पावर है, इलेक्ट्रिसिटी है, उसके अंदर वो मेमोरी रिटेन होती है। जैसे ही आपने उसका पावर ऑफ किया, उसके अंदर जितनी भी मेमोरी थी वो लूज कर जाता है। जो आपकी हार्ड ड्राइव है उसको हार्ड ड्राइव इसीलिए कहते हैं कि आपकी उसकी भले पावर चली जाए वो रिटेन करती है। ठीक है, गालिबन नमाज का वक्त हो गया है तो मैनेजमेंट वाले मुझे अजीब सी नजरों से देख रहे हैं, तो इंशाल्लाह अगले दिन मुलाकात होती है। जी जी, मैं आप लोग